वालेकुम। आज का जो टॉपिक है हमारा फर्स्ट ईयर क्लास का फिजिक्स का है इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन चैप्टर नंबर 2। आपको जैसे पता है इन इलास्टिक कोलिजन में जो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है वो कंजर्व रहता है, पर जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम है वो कंजर्व नहीं रहती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी जो सिस्टम की होगी पहले की, वो काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी जब सिस्टम बाद में होगा वर्क के बाद। अब इसकी एग्जांपल हम ये समझते हैं, ये जो सिस्टम मैंने बनाया है। अब ये देखिए, लेट्स सपोज ये एक स्टील का बॉल है। ये बॉल, इसका मैस कह दें M1। ये M1 बॉल किसका है? मेड ऑफ स्टील है। अब जब मैंने इसको यहाँ से फ्री फॉल करवाया, ये बॉल इस जगह से टकरा के कोलाइड करके वापस इस हाइट तक पहुँच पाया। अब देखिए, जितनी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इसमें थी, वो वापस जब बॉल गया उतनी नहीं रही, क्योंकि वो बॉल उस हाइट तक नहीं पहुँच पाया जिस हाइट से वो गिरा था। ठीक है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम ऑफ द सिस्टम तो कंजर्व रहेगा, बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। ये जो बॉल अपनी हाइट तक नहीं पहुंच पाई, इसका जो लॉस है ये मैंने यहाँ लिखा है, इन इलास्टिक कोलिजन द लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशन। मतलब ये जो फर्स्ट वाला बॉल है ये डिफॉर्म हो जाएगा आफ्टर कोलिजन, इस वजह से इसकी एनर्जी इस पॉइंट पर क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी। ठीक है। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन मतलब इन इलास्टिक कोलिजन होगी ऑब्जेक्ट्स की एक्स और वाई प्लेन में। ठीक है। अब ये सिस्टम समझते हैं, मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ किया है। लेट्स सपोज ये मेरे पास बॉल M1 वेलोसिटी V1 I से मूव कर रही है, फर्स्ट वाली बॉल। ये बॉल 2 है जिसका मैस M2 है, और ये V2 I वेलोसिटी से क्या कर रही है? मूव कर रही है। अब ये पॉइंट ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और ये फर्स्ट वाला बॉल स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है। अब एट दिस पॉइंट, ये जहाँ ओरिजिन है, इस पॉइंट पे आके ये दोनों बॉल्स आपस में क्या होंगी? कोलाइड होंगे। जिस एंगल से ये दूसरा बॉल आफ्टर कोलिजन की सिचुएशन में जा रहा है, वो उस एंगल को कहते हैं थीटा। ठीक है। अब हम मोमेंटम को डिस्कस कर रहे हैं, तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर्स के कंपोनेंट्स होते हैं। ये हमारे पास जो थीटा है, इसके दो कंपोनेंट्स बनाए। थीटा के सामने वाला हो जाएगा इस बॉल का कंपोनेंट, क्या हो जाएगा? M2V2I साइन ऑफ थीटा, और थीटा के साथ वाला इस बॉल का कंपोनेंट हो जाएगा ऑन एक्स एक्सिस, वो हो जाएगा M2V2I कॉस ऑफ थीटा। अब ये बॉल दोनों बॉल आफ्टर कोलिजन इन इलास्टिक के केस में क्या होता है? कुछ वक्त के लिए दोनों बॉल साथ जुड़ के कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। अब जब वो दो बॉल्स मिल जाएंगी तो उनका मैसेज क्या हो जाएगा? एड अप हो जाएगा, और टोटल मैस को मैंने कैपिटल M से डिनोट किया, M1 प्लस M2, और जिस वेलोसिटी से वो आगे मूव करेंगे उस वेलोसिटी को मैंने डोनेट किया है VF से। ठीक है। अब जिस एंगल से ये दोनों बॉल टकरा के आगे फर्दर मूव करेंगे उस एंगल को मैंने फाई कह दिया है, और इस एंगल के भी आगे दो कंपोनेंट्स बना दिए हैं। अब ऑन एक्स एक्सिस ये इस बॉल का कंपोनेंट जो बनेगा वो हो जाएगा MVF cos ऑफ फाई, और थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा? MVF sin ऑफ फाई। ठीक है। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से डायग्राम समझ लेनी है। इस डायग्राम की बेस पे हम आगे चलेंगे। अब इस डायग्राम पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस दोनों अप्लाई करेंगे, और फिर हम दो चीज़ों को फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे VF फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल, किस वेलोसिटी से ये आफ्टर कोलिजन मूव करेगी वो हमने वेलोसिटी निकालनी है, और किस एंगल से ये बाहर टकरा के निकलेंगे उस एंगल फाई को हमने क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये हम लॉ लगाएंगे अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है। ये याद रखना है, पहले हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे। अब याद रखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में बिफोर कोलिजन का एक केस होता है, इक्वल होता है वो आफ्टर कोलिजन के केस से। ठीक है। ये बातें याद रखनी है। अब बिफोर कोलिजन हमारी एक्स एक्सिस पे फर्स्ट वाली बॉल की जो मोमेंटम है वो क्या होगा? फर्स्ट वाली बॉल का एक्स एक्सिस पर जो मोमेंटम है वो है M1V1I। ठीक है। M1V1I, तो ये मैं लिख लूँगा M1V1I, M1V1I। ठीक है। ये मैंने नोट कर लिया। अब आपकी जो बुक है ना वो क्या करती है? इसके साथ M1V1I के साथ एक एंगल लगाती है cos ऑफ थीटा 1। ठीक है। ये याद रखना है, मैं आपको बाद में समझाता हूँ कैसे। प्लस दूसरी बॉल का जो मोमेंटम है एक्स एक्सिस पे, इस बॉल का मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस वो ये है, इसमें भी ऐड कर दें M2V2I cos ऑफ थीटा 2 इज इक्वल टू अलोंग एक्स एक्सिस आफ्टर कोलिजन जो हमारे पास इस बॉल का एक्स एक्सिस पे जो मोमेंटम है वो हम लिखेंगे। जो एक्स एक्सिस पे मोमेंटम आएगा वो आ जाएगा M/VF cos ऑफ फाई। ठीक है। फाई हमारे पास ये वाला एंगल है, इस वजह से MVF cos ऑफ फाई आ जाएगा। समझ लग गई? अब देखें, अब जो मैंने बात एक्सप्लेन करनी थी, cos ऑफ थीटा 1 कैसे आया। अब देखें, हमारे पास जो बिफोर कोलिजन केस था उसमें जो मोमेंटम बनता है वो तो सिर्फ ये बनता है इकलौता। अब ये समझें, जब हम ये बॉल एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा था तो इसका इस बॉल का इस डायरेक्शन के साथ जो एंगल है वो कितना होगा? ये देखें, दो चीज़ें हैं, एक बॉल भी इस तरफ को है और एंगल भी इस तरफ को हम कंसीडर करें। दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है। जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो इनके दरमियान आप पढ़ के आए हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो एंगल्स के दरमियान दोनों वेक्टर्स जब पैरेलल होते हैं उनके दरमियान एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। ठीक है। अब देखो, ये हमारे पास हमने तो M1V1I चाहिए, हम इस बुक वाले ने क्या कर दिया? M1V1I cos ऑफ थीटा 1। हम अगर cos ऑफ थीटा 1 की जगह 0 डिग्री पुट करें, 0 डिग्री पुट करें, फिर हमारे पास जो वैल्यू बनती है M1V1I ही बचती है। अब ये समझे कैसे? ये देखें, M1V1I cos ऑफ थीटा 1 की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ? 0 डिग्री, प्लस M2V2I cos ऑफ थीटा 2 इज इक्वल टू M/VF cos ऑफ फाई। अब देखें, cos 0 किसके इक्वल होता है? आप मैथ पढ़ते हैं, 1 के इक्वल होता है। अब देखें, M1V1I प्लस M2V2I cos ऑफ थीटा 2 इज इक्वल टू M/VF cos ऑफ फाई। ठीक है। ये याद रखना।
अब ये देखें वही वाली इक्वेशन बन गई ना m1v1i जो हम यहाँ कंसीडर कर रहे थे m1v1i। इस वजह से ये बुक वाले जो इक्वेशन यूज़ की है वो भी करेक्ट है और जो आप यूज़ कर सकते हो वो ये है वो भी करेक्ट है, लेकिन हम बुक के हिसाब से चलेंगे। अब इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे, इस इक्वेशन को कह दें आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इस इक्वेशन को क्या कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब मोमेंटम हम लेंगे अलोंग y एक्सिस। अब हम मोमेंटम लेंगे, मोमेंटम अलोंग y एक्सिस। अब y एक्सिस में हम डायग्राम में देखेंगे कि y एक्सिस में हम कौन सा मोमेंटम पुट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिफोर कोलिजन करेंगे इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन करेंगे, ठीक है, ये याद रखनी है चीज़ें। ओके, ये देख लेना आपने। अब ये जो डायग्राम है इसमें हम y एक्सिस में देखते हैं बिफोर कोलिजन का मोमेंटम क्या है। अब ये देखें ये तो बॉल हमेशा x एक्सिस में मूव करता था, y एक्सिस में तो ये मूव कर ही नहीं रहा। y एक्सिस में करता तो ये हमेशा ऊपर जाता, ठीक है, लेकिन ये तो x एक्सिस में मूव कर रहा है। तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट बॉल का बिफोर कोलिजन जो कंपोनेंट होगा फर्स्ट वाला वो क्या हो जाएगा 0, ठीक है, फर्स्ट वाली बॉल का कंपोनेंट क्या हो जाएगा बिफोर कोलिजन 0। अब बिफोर कोलिजन फर्स्ट बॉल का मोमेंटम आपके बुक वाला 0 पुट नहीं करता, वो क्या कहता है, वो कहता है m1v1i साइन ऑफ थीटा 1। और दूसरी बॉल का कहता है अलोंग, आप देख सकते हैं इधर हमारे पास दूसरी बॉल का है m2v2i साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब देखिए दूसरी बॉल का क्या है प्लस m2v2i साइन ऑफ थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू। अब y एक्सिस आफ्टर कोलिजन इधर देखते हैं हम जाके, ये देखें y एक्सिस में हमारे पास ये है m v f साइन फाई, ठीक है, m इंटू वी एफ साइन फाइव, ठीक है, ये मोमेंटम आपने चूज कर लेना। अब ये साइन थीटा 1 कैसे आया, ये देखें साइन थीटा 1, ये डायग्राम ही समझते हैं। अब ये देखें कंपोनेंट तो इस तरफ को ट्रैवल कर रहा है, बॉल जो है एक्स एक्सिस पे ट्रैवल कर रही है और ये वाई कंपोनेंट हमें कंसीडर कर ही नहीं सकते। अब थीटा क्या हो जाएगा यहाँ 0 डिग्री। अब अगर मैं m1v1i साइन 0 डिग्री पुट करूँ, m1v1i साइन 0 डिग्री थीटा 1 की जगह पुट करूँ, प्लस m2v2i साइन ऑफ थीटा प्लस इज इक्वल टू m इंटू वी एफ साइन 5, ठीक है, ये 5 पुट कर दिया। अब साइन 0 आप सबको पता है किसकी इक्वल होता है 0 को, और 0 को किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाओ तो पूरी टर्म क्या रहती है 0 प्लस m2v2i साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू वी एफ साइन 5। ओके, दैट्स करेक्ट। ये देख लें बच्चों कि हमारे पास ये जो बॉल था y एक्सिस में तो मूव कर ही नहीं रहा था, इस वजह से यहाँ का कंपोनेंट पहली बॉल का क्या हो गया 0 हो गया। अब ये याद रखना ये भी रिलेशन सही है और ये भी रिलेशन सही है। अब बुक वाले के हिसाब से चलेंगे तो मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूंगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम ये जो हमने दोनों इक्वेशंस बनाई हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन बोथ इक्वेशन को हम क्या करेंगे ऐड अप करेंगे। ऐड बोथ इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, बोथ इक्वेशन को ऐड करेंगे 1 और 2 को। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे ऐड करेंगे। हम पहले फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इधर हमने लिखी है, ये है m1v1i cos थीटा 1, यही हम लिखते हैं m1v1i cos थीटा 1 प्लस दूसरी तरफ जाएं m2v2i cos थीटा 2, m2v2i cos थीटा 2। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड इधर की ऐड करेंगे, वो क्या है हमारे पास इक्वेशन 2 की, ब्रैकेट लगा दें, बीच में आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा m1v1i साइन थीटा 1। अब देखें प्लस m2v2i साइन थीटा 2, ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल डालेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 1 की ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड इक्वेशन 1 की है m v f cos ऑफ 5। अब वो यहाँ लिखते हैं m इंटू वी एफ कोज ऑफ 5 प्लस राइट हैंड साइड इक्वेशन 2 की m v f साइन 5, m इंटू वी एफ साइन ऑफ 5। अब देखें ये जो इक्वेशन बनी है इसको हम यूज़ करेंगे आगे वी एफ निकालने के लिए, फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए इस इक्वेशन को क्या करेंगे यूज़ करेंगे। अब ये जो रिलेशन बना है इसके दोनों तरफ आप क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या ले लें, स्क्वायर ले लें। अब देखें दोनों तरफ स्क्वायर आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा m1v1i cos ऑफ थीटा 1 प्लस m2v2i cos ऑफ थीटा 2। मैं इनका सेपरेट भी स्क्वायर ले सकता हूँ क्योंकि बीच में प्लस है, प्लस m1v1i साइन ऑफ थीटा 1 प्लस m2i साइन ऑफ थीटा 2, इसका भी स्क्वायर आ गया। अब इस तरफ भी स्क्वायर ले लेंगे m इंटू वी एफ कोज ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस m इंटू वी एफ साइन ऑफ 5 का स्केयर, ठीक है, ये स्केयर आ गया। अब स्केयर को हम राइट हैंड साइड पर खोल देंगे, ये इक्वेशन वैसे ही आ रही m1v1i cos ऑफ थीटा 1 प्लस m2v2i cos ऑफ थीटा 2, इसका स्केयर वैसे ही आ जाएगा, इसका भी वैसे ही आ जाएगा m1v1i साइन ऑफ थीटा 1 प्लस m2v2i साइन ऑफ थीटा 2, इसका भी स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ स्केलर खोलें तो m स्केयर वी एफ स्केयर कोज स्केयर 5 प्लस m स्केयर वी एफ स्केयर साइन स्केयर 5, ऐसे ही बनेगा। अब यहाँ से ये देखें m स्केयर और वी एफ स्केयर दोनों में प्रेजेंट है तो कॉमन ले लें, यहाँ से आ जाएगा m स्केयर वी एफ स्केयर कॉमन आ जाएगा, ये पीछे बचा कोस स्केयर 5 प्लस साइन स्केयर 5, ठीक है। अब देखें कोस स्केयर 5 और साइन स्केयर 5 आपको पता है किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं, तो 1 लिख दें इसकी जगह m स्केयर वी एफ का स्केयर इज इक्वल टू ये वाली इक्वेशन वैसे ही आ जाएगी। अब देखें ये यहाँ m स्केयर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वेशन के इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब ये देखें ये वाली इक्वेशन लिखते हैं m1v1i cos ऑफ थीटा 1 प्लस m2v2i cos ऑफ थीटा 2, इसका आ जाएगा स्केयर प्लस
m1v1i साइन ऑफ थीटा 1 प्लस m2v2i साइन ऑफ थीटा 2। ये हो गया। अब इसके नीचे क्या डिवाइड करना था, एम स्केयर क्या आ जाएगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब इसके नीचे डिवाइड कर दें एम स्केयर को, यह आ जाएगा एम स्केयर इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर। अब एक काम करते हैं कि ये तीनों पे स्केयर है, इसके ऊपर भी स्केयर है एम स्केयर, इस पूरे रिलेशन के ऊपर भी स्केयर है और इस पूरे रिलेशन के ऊपर स्केयर है। हम इस पूरे होल का स्केयर ले लेते हैं, फिर सही रहेगा। ऐसा करने से कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अब देखें पूरे का स्केयर लें तो पूरी बड़ी ब्रैकेट लगाएं, m1v1i cos थीटा 1 प्लस m2v2i cos ऑफ थीटा 2, यह आ जाएगा प्लस बीच में आ जाएगा, प्लस बीच में आ जाएगा m1v। अब इनके अलग-अलग डिवाइड कर रहा हूँ मैं, एम स्केयर को मैं इसके नीचे भी डिवाइड कर रहा हूँ और एम स्केयर को इसके नीचे भी डिवाइड कर रहा हूँ। ऐसा कर लेते हैं, एम का स्केयर और स्केयर को अलग कर देते हैं, ठीक है, ऐसे कर लें। अब देखें ये एम स्केयर इसके नीचे भी आ गया, m1v1i साइन ऑफ थीटा 1 प्लस m2, ये देखें आ जाएगा m2v2i साइन ऑफ थीटा 2, इसका स्केयर आ जाएगा डिवाइडेड बाय हो जाएगा m का स्केयर, ठीक है, इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर। अब टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमने वी एफ निकालना है तो इसके ऊपर स्केयर है तो स्केयर रूट ले लें। अब स्केयर रूट ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ भी स्केयर रूट आ जाएगा, इसके ऊपर भी बीच में आ जाएगा प्लस, तो इसके ऊपर भी स्केयर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब ये लिखते हैं वैल्यूज हम, m का स्केयर इज इक्वल टू m1v1 i cos ऑफ थीटा 1 प्लस m2v2i cos ऑफ थीटा 2 इज इक्वल टू प्लस आ जाएगा m1v1i साइन ऑफ थीटा 1 प्लस m2i साइन ऑफ थीटा 2। अब इसका हो जाएगा स्केयर डिवाइडेड बाय हो जाएगा हमारे पास m का स्केयर। अब देखो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, एम स्केयर और इस पूरे का होल स्केयर ले लें वो भी ठीक है, इसका स्केयर एम का स्केयर और इसका स्केयर अलग ले लें वो भी ठीक है, और इसके ऊपर भी आ जाएगा वी एफ का स्केयर स्केयर रूट, ये स्केयर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो वी एफ का फाइनल आंसर ये बन जाएगा जो हमने निकाला है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, वी एफ फाइंड कर लिया हमने। अब दूसरा जो काम था हमारा वो था हमारे पास हमने फाई एंगल कैलकुलेट करना था। आप लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का टॉपिक पढ़ के आए हो चैप्टर नंबर 2 में, उसमें जब हमने थीटा निकालना होता था तो हम रिलेशन यूज़ करते थे tan इनवर्स का, याद है। वो जो रिलेशन है ना वही हम रिलेशन इधर पुट करेंगे और tan इनवर्स ऊपर लिखेंगे हम y वाला कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नीचे x वाला कंपोनेंट। इस कंपोनेंट को, इस रिलेशन को यूज़ करके हम फाई को कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखते हैं फाई कैसे निकलेगा। अब जो हमारे पास फाइनल फाई का आंसर निकला है वो निकला है tan इनवर्स, y वाला कंपोनेंट हमारे पास साइन के साथ शो होता है और x वाला कंपोनेंट हमारे पास कोस के साथ शो होता है। तो ऊपर y वाला कंपोनेंट आ जाएगा m1v1i sin ऑफ थीटा 1 प्लस m2v2i sin ऑफ थीटा 2 डिवाइडेड बाय x वाला कंपोनेंट m1v1i cos ऑफ थीटा 1 प्लस m2v2i cos ऑफ थीटा 2। तो ये हमारे पास जो रिलेशन निकला है ये हमने एंगल का भी निकाल लिया है, ठीक है, ये हमारे पास प्रूफ हो गया एंगल का। अब हमारे पास लास्ट जो काम बचा है वो हमने काइनेटिक एनर्जी का लॉस फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास इनइलास्टिक कोलिजन है तो हमारे पास मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ग्रेटर देन होगी काइनेटिक एनर्जी फाइनल से। इसके लिए मैं एक रिलेशन बताता हूँ आपको कि टोटल काइनेटिक एनर्जी, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी वो इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी जो बड़ी टर्म होती है उसमें से अगर छोटी टर्म निकाल दो तो वो डिफरेंस निकाला था जो हमें फाइंड करना होता है। टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इस रिलेशन के जरिए हम काइनेटिक एनर्जी का लॉस फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो होगी दोनों बोल्स की वो हो जाएगी 1/2 m1v1i का स्केयर प्लस 1/2 m2v2i का स्केयर, ठीक है। ये v का स्केयर है v2i का स्केयर, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 1/2 आ रहा है तो यहाँ से कॉमन ले लें 1/2, अंदर बचेगा m1v1i का स्केयर प्लस m2v2i का स्केयर। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई इनिशियल। अब फाइंड करते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है। फाइनल कैसे निकलेगी, वही रिलेशन है 1/2, अब कैपिटल M आ जाएगा वी एफ का स्केयर आ जाएगा। अब ये जो दो रिलेशंस निकले हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी का और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का, ये वाला, ये जो दोनों रिलेशंस निकले हैं इनको अगर इस इक्वेशन में पुट करें, इस वाली इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी का लॉस फाइंड हो जाएगा। समझ लग गई, ये बहुत इजी है। तो जो लॉस फाइंड होता है द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द डीफॉर्मेशन, ठीक है। डीफॉर्मेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। इस वजह से ही ये जो बॉल थी अपनी पोजीशन पे वापस नहीं पहुंच सकती, उस हाइट तक नहीं पहुंच सकती जिस हाइट से उसे फेंका गया था। समझ लग गई, ये था आज का आपका टॉपिक। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। एक दफ़ा मैं रिवाइज करवा देता हूँ, ये देख लें। ये रिवाइज हो रहा है आपका। मोमेंटम हमने सबसे पहले लगाया था अलोंग एक्स एक्सिस का, फिर मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस का, फिर इक्वेशन को ऐड कर दिया था दोनों को, फिर ऐड करके हमने वी एफ को कैलकुलेट किया था। वी एफ को कैलकुलेट करने के बाद हमने एंगल फाई को कैलकुलेट किया। वो कैसे किया, tan इनवर्स के फॉर्मूले से। उस फॉर्मूले में हमने वाई वाला कंपोनेंट ऊपर पुट किया और एक्स वाला नीचे। एंड पे काइनेटिक एनर्जी का जो टोटल काइनेटिक एनर्जी का लॉस था वो फाइंड करना था, तो उसके लिए हमने इस इक्वेशन को यूज़ किया। उसमें हमने काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकाली, काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकाली, और इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप इस रिलेशन में पुट करें तो हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकलेगा। और ये लॉस इस वजह से होता है हमारे पास डीफॉर्मेशन की वजह से, ठीक है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।